एपिसोड 191 टू 200। भ्रम दुनिया। पॉड के बाहर पर्यवेक्षक चिंतित होने लगे जब उन्होंने देखा कि पट्टी भरने के बाद भी लाल रही। यह क्या हो रहा है? इसने उसे बाकी लोगों की तरह वहां क्यों नहीं भेजा? कृमि जैसे बालों वाले पर्यवेक्षक ने लैब कोट पहने लोगों से पूछा। ऐसा लगता है कि इस उम्मीदवार में बहुत अधिक मानसिक प्रतिरोध है, उनमें से एक ने जवाब दिया। क्या वह इस स्तर के मस्तिष्क प्रेरक का विरोध करने में सक्षम नहीं है? गैंडा सींग वाले पर्यवेक्षक ने आवाज दी। हमें नहीं पता, लेकिन मशीन को उसकी चेतना को वहां भेजने में परेशानी हो रही है। यही एकमात्र कारण है जो हम सोच सकते हैं, उनमें से दूसरे ने फिर से जवाब दिया। तो ये बेकार होगी। जब वे बहस कर रहे थे, ब्रिगेडियर समीर ने एक उलझी हुई नजर से पॉड को घूरा। उसका इसका विरोध करने में सक्षम होना। विशेष वर्ग के उम्मीदवार भी ऐसा नहीं कर सकते। वह क्या है? जब हर कोई भ्रम के विचारों में था, अचानक पट्टी हरी हो गई। हर किसी ने पॉड को घूरा और एक सेकंड बाद राहत की सांस ली। लगता है कि वह अंत में इसका विरोध नहीं कर पाया, ब्रिगेडियर समीर ने आंतरिक रूप से कहा। जांच करें कि उसकी मस्तिष्क तरंगें ठीक हैं या नहीं। क्या कोई अनियमितता का संकेत है? ब्रिगेडियर समीर ने पूछा। ट्रुन, अर्नव के मस्तिष्क का एक होलोग्राफिक स्कैन हवा में दिखाई दिया। वह पूरी तरह से ठीक है, लैब कोट पहने लोगों में से एक ने आवाज दी। अर्नव ने खुद को उसी दुनिया के अंदर पाया जिसे उसने पर्यवेक्षकों के रहने वाले छोटे कमरे में होलोग्राफिक प्रक्षेपण पर देखा था। जहां तक उसकी आंखें देख सकती थीं, हर जगह आग लगी हुई थी। जमीन, पहाड़, पेड़, आसमान, पक्षी, वे सभी पीले और हरे रंग की आग से धधक रहे थे। उसके सामने एक रास्ता भी था जिस पर आग लगी हुई थी। अर्नव आग पर खड़ा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे किसी भी तरह से गर्मी या असहजता महसूस नहीं हुई। फिर भी आगे चलने के लिए किसी को भी आग के रास्ते पर चलना होगा। इस प्रक्षेपण के कुछ हिस्से एक भ्रम हैं और कुछ हिस्से वास्तविक भी हैं। जमीन के गलत हिस्से पर चलने से एक व्यक्ति जल जाएगा, अर्नव ने आंतरिक रूप से कहा। उसने तुरंत पता लगा लिया कि वह शायद आग के भ्रम वाले हिस्से पर चल रहा था। हालांकि एक बार जब वह चलना शुरू कर देता तो उसे वास्तविक हिस्सों से सावधान रहना होगा ताकि वह जल न जाए। यह मजेदार होगा, अर्नव ने मुस्कुराया। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाने वाला था, सिस्टम ने उसे संदेश भेजा। अब मैं तुम्हारे आंकड़ों को सामान्य पर वापस कर दूंगा। इससे पहले कि अर्नव उस पर प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपनी दृष्टि को बदलते हुए देखा। चीजें स्पष्ट हो गईं और कुछ ही सेकंड में उसके चारों ओर की अधिकांश आग पारदर्शी हो गई थी। उसने नीचे देखा और पाया कि वह पारदर्शी पीले और हरे रंग की आग पर खड़ा था। उसके सामने के रास्ते के कुछ हिस्सों में अभी भी जमीन पर सामान्य दिखने वाली हरी और पीली आग जल रही थी, जबकि बाकी पारदर्शी थे। अर्नव को यह बताने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी कि पारदर्शी आग भ्रम थी जबकि सामान्य आग वास्तविक थी। इतना मजा करने के लिए, अर्नव ने आंतरिक रूप से कहा, क्योंकि उसने आगे चलना शुरू कर दिया। उसने सोचा था कि यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उसके आंकड़ों के सामान्य पर लौटने के साथ उसने सब कुछ देख लिया। मुझे लगता है कि मुझे अब बस जाकर निकास ढूंढना चाहिए, अर्नव ने आगे बढ़ते हुए बुदबुदाया। डैश सक्रिय हो गया है। स्वूश, वह गति के साथ धधकती जमीन पर चला गया। कभी वह बाईं ओर होता और कभी कभी वह दाईं ओर चला जाता। वह बाकी प्रतिभागियों के 30 मिनट बाद अंदर आया। क्या हमें उसे थोड़ा और समय नहीं देना चाहिए? भूरे बालों वाले पर्यवेक्षक ने कमरे के ऊपरी दाहिने कोने पर टाइमर को देखते हुए सवाल किया। उसे इसकी आवश्यकता नहीं होगी, ब्रिगेडियर समीर ने जवाब दिया और विभाजित स्क्रीन के एक विशेष हिस्से की ओर इशारा किया जहां अर्नव को एक धधकते मैदान में डैश करते हुए देखा जा सकता था। दुनिया में क्या? वह सटीक रूप से सभी वास्तविक आग से बच रहा है और भ्रम वाली आग से दौड़ रहा है। पर्यवेक्षक उसे देखकर हैरान थे। हजारों विभाजित स्क्रीन थी, इसलिए उन्होंने अर्नव को पहले नहीं देखा था। फिर भी ब्रिगेडियर समीर ने अर्नव को उस क्षण देख लिया जब उसकी चेतना उस दुनिया में चली गई थी। स्क्रीन पर अन्य प्रतिभागी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करना आसान नहीं था। अगर वे जल्दबाजी करते तो उनकी चेतना से बना उनका आभासी शरीर राख में जल जाता। यह एक खेल की तरह था। अगर उनका शरीर राख में जल जाता तो वे वहां से कई हजार फीट पीछे फिर से प्रकट होते जहां उनका शरीर जला था, और इससे उनका अधिक समय बर्बाद होता। 30 मिनट में 100 से अधिक प्रतिभागी एक या दो बार राख में जल चुके थे और उन्हें इसे फिर से करना पड़ा। चून की रक्तरेखा क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति थी। कुछ लोग दूसरों से आगे निकल गए थे क्योंकि उनकी क्षमता ने उनके लिए धधकती जमीन के क्षेत्र से गुजरना आसान बना दिया था। हालांकि इस दुनिया में केवल जमीन ही एकमात्र चीज नहीं थी जिसके बारे में चिंता करना था। प्रतिभागी मुश्किल तरीके से पता लगाएंगे कि अन्य चीजें उन्हें कठिनाई देंगी। जब वे ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं तो उनकी क्षमता भी उन्हें आसान पास नहीं देगी। अर्नव मैदान में दौड़ता रहा, आग से बचता रहा। जब वह एक विशेष बिंदु पर पहुंचा तो वह विभिन्न प्रतिभागियों को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देख सका। उन्होंने पीछे हवा की आवाज सुनी और आश्चर्य की नजर से मुड़ गए।
वह क्या कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि उसे यहाँ इतनी जल्दी नहीं घूमना चाहिए? वहाँ लगभग 6 लोग थे। ऐसा लग रहा था कि प्रतिभागियों ने एक तरह का समूह बना लिया है, क्योंकि उन्होंने एक विशेष क्षेत्र का ठीक से अध्ययन करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अरे, अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो तुम जल जाओगे, उनमें से एक ने आवाज दी, क्योंकि अर्नब उनके करीब आ गया। वे उस समय उस एकमात्र हिस्से से गुजर रहे थे जो भ्रम वाली आग से धधक रहा था, इसलिए अर्नब को धीमा होना पड़ा और उनकी गति के अनुसार चलना पड़ा। एकल भेड़िया। वे उस समय उस एकमात्र हिस्से से गुजर रहे थे जो भ्रम वाली आग से धधक रहा था, इसलिए अर्नब को धीमा होना पड़ा और उनकी गति के अनुसार चलना पड़ा। अर्नब को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वे उस भूमि के एक हिस्से तक नहीं पहुंच जाते जहां अधिक भ्रम वाली आग थी, ताकि वह एक और रास्ता ले सके और उनकी गति से परेशान न हो। अपने काम से काम रखो, अर्नब ने उसके सामने वाले व्यक्ति को जवाब दिया जो अभी अभी बोला था। क्या, तो तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? लाल बालों वाले एक लड़के ने आवाज दी। इस समय यह एकमात्र सुरक्षित रास्ता है। जब हम आगे जाएंगे तो तुम मुझे अपने पीछे नहीं देखोगे, अर्नब ने जवाब दिया, क्योंकि वह आगे बढ़ता रहा। तुम, इससे पहले कि प्रतिभागी जवाब दे पाता, कुछ हुआ। शू शू शू, धधकते बादल अचानक आसमान से गिरने लगे। क्या, वे सभी आसमान से गिरते धधकते बादलों से चौंक गए। वे इतनी तीव्र पीली और हरी आग से धधक रहे थे जिससे आसपास के वातावरण का तापमान बढ़ गया था। गिरने वाले बादल बहुत बड़े थे, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे एकाग्रता के क्षेत्र से बचने के लिए तेजी से या दूर जा सकें। यह उनके लिए अवलोकन करने और यह निर्धारित करने के लिए भी बहुत तेज था कि कौन से हिस्से भ्रम थे, इसलिए प्रतिभागी घबराने लगे। वे उस बिंदु तक पहुंचने से केवल कुछ 100 फीट दूर थे जहां अर्नब अपने आप आगे बढ़ने में सक्षम होगा। आगे बढ़ो, तुम बेवकूफों, अर्नब ने आवाज दी। उसकी आवाज ने उन्हें उनकी तंद्रा से बाहर निकाला। समूह ने अवचेतन रूप से आगे दौड़ना शुरू कर दिया, भले ही वे जानते थे कि वे आग की सीमा से नहीं बच पाएंगे। रास्ते के अंत तक पहुंचने के बाद अर्नब दूर दाहिनी ओर और बाईं ओर पारदर्शी पीले और हरे रंग की आग देख सकता था। इसके विपरीत बीच में वास्तविक आग जमीन से धधक रही थी। अर्नब तुरंत बाईं ओर दौड़ा और आगे दौड़ने लगा। दूसरे उसकी गति तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके कदमों का पालन करने की कोशिश की, क्योंकि वह अचानक सामने था। जब बादल गिरे तो अर्नब एक जगह से दूसरी जगह गया। स्वेर स्वेर स्वेर, बादल के कुछ बड़े टुकड़े उस पर गिरे, लेकिन वह अछूता रहा। हालांकि वह अभी भी आगे दौड़ते हुए कुछ से पूरी तरह से बचता रहा, लेकिन वे अभी भी गिर रहे थे। उसके पीछे कुछ प्रतिभागी जलते हुए पीले और नीले रंग की आग के गिरते बादलों से जलकर मर गए थे। अर्नब ने ऊपर देखा और आग से ढका एक बड़ा बादल देखा जो गिर रहा था। इसका आकार 100 फीट से अधिक के दायरे पर कब्जा कर लेगा, और यह वास्तविक था, भ्रम नहीं। अर्नब दाईं ओर मुड़ा और आगे कूद गया। स्वोश, उसका शरीर हवा में चला गया और वह आग के दूसरे रास्ते पर उतरा जो भ्रम था। उसने पहले मिले समूह में से केवल एक व्यक्ति ही समय पर प्रतिक्रिया कर सका और अपनी रक्तरेखा सक्रिय कर सका। उसके पैरों से काले टेंटिकल बाहर निकल आए। टेंटिकल जमीन से संपर्क करते हुए उसके पूरे शरीर को हवा में उछालते हुए उसी गली की ओर ले गए जिस पर अर्नब कूदने के बाद उतरा था। धम, जब वह कूद गया तो बादल बाईं ओर उतरा। उसने जिस समूह के साथ एक टीम बनाई थी वे सभी राख में जल गए थे। वह गिरते बादलों में से अंतिम था। बड़े बादल के उतरने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। हालांकि जगह के बारे में कुछ भी सामान्य नहीं था। हफ हफ हफ, पुरुष प्रतिभागी मुड़ा और अपनी सांसें छोड़ते हुए बगल की ओर घूर कर देखा। भले ही यह एक आभासी दुनिया थी और प्रतिभागियों के पास एक आभासी शरीर था, जब उनके शरीर रचना की बात आती थी तो सब कुछ वास्तविकता के समान था। वे अपनी रक्तरेखा क्षमता का उपयोग कर सकते थे, अपनी ताकत, सहनशक्ति और अपने शरीर से संबंधित बाकी सब कुछ का उपयोग कर सकते थे जो वास्तविक दुनिया में समान था। पुरुष प्रतिभागी ने देखा कि वह और अर्नब को छोड़कर हर कोई राख में बदल गया था। यह एक करीबी था। क्या इसका मतलब है कि यह लड़का मूल को नकली से आसानी से अलग करना जानता है? उसे याद आया कि अर्नब पहले कुछ बादलों से कैसे बच रहा था और ये तथ्य कि वह बच पाया क्योंकि उसने अर्नब की हरकतों का पालन किया था। अरे, हम एक साथ काम क्यों नहीं करते? वह आवाज देने के लिए वापस मुड़ा, लेकिन आसपास में अर्नब को नहीं ढूंढ पाया। वह कहाँ गया? पुरुष प्रतिभागी ने चारों ओर देखते हुए आवाज दी। अर्नब पहले ही 2000 फीट और पार कर चुका था, जबकि उसके पीछे वाला लड़का अपने आसपास की जांच करने में व्यस्त था। उसके सामने अब बहुत ऊंचे पेड़ों का एक धधकता हुआ जंगल था। उसने कुछ देखा और अपनी नजर को जंगल पर केंद्रित करने के लिए देवदृष्टि को सक्रिय किया जो अभी भी 2000 फीट से अधिक दूर था। वाह, बहुत सारे लाल रंग के ततैया हैं। अर्नब चमकते हुए लाल ततैया के झुंड को देख सकता था जो जंगल के बाहरी क्षेत्र को ढंक रहे थे। ये ततैया भी मिश्रित नस्ल के थे। वे उत्परिवर्तित हो गए थे और सामान्य ततैया से अलग हो गए थे। उन्हें लाल रंग के ततैया के रूप में जाना जाता था।
प्रत्येक एक वयस्क तर्जनी उंगली के आकार का था और अर्नब उनमें से 10,000 से अधिक देख सकता था। उनमें से एक डंक से अस्थायी पक्षाघात होने की बात कही गई थी। 2 दिमाग और शरीर को पत्थर में बदल देंगे, जबकि तीसरा शरीर को रक्त और मांस में विस्फोट कर देगा। ऐसा लगता है कि जिन प्रतिभागियों को जंगल में प्रवेश करने की आवश्यकता थी, उन्हें पहले ततैया के समुद्र से गुजरना होगा। पहली चीज जो अर्नब ने देखी वह ये थी कि कुछ ततैया भ्रम थे। उस कमरे के अंदर जहां पर्यवेक्षक प्रतिभागियों को देख रहे थे, ब्रिगेडियर समीर समय समय पर होनहार प्रतिभागियों के प्रदर्शन के बारे में एक या दो बातें कहेंगे। अधिकांश समय अर्नब हमेशा सामने आएगा। उम्मीदवार 00126 के साथ एकमात्र समस्या ये होगी कि वह दूसरों के साथ अच्छा नहीं खेलता है, ब्रिगेडियर समीर ने एक स्क्रीन को देखते हुए कहा, जहां अर्नब को जंगल की सीमा की ओर जाते हुए देखा जा सकता था, जहां ततैया के झुंड पहरा दे रहे थे। अगर आसपास वास्तविक आग से नहीं धधक रहा होता तो उसने लोगों के उस समूह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया होता। नीले चेहरे के बालों वाली महिला पर्यवेक्षक ने बुदबुदाया। बिल्कुल, वह अपने भाई की तरह दूसरों के साथ काम करना पसंद नहीं करता है, ब्रिगेडियर समीर ने जवाब दिया। इसे सुनकर बाकी पर्यवेक्षकों के चेहरे भ्रम से भर गए। उसका भाई, उन्होंने एक साथ आवाज दी। एक समूह के कारण परेशानी में पड़ना। बिल्कुल, वह अपने भाई की तरह दूसरों के साथ काम करना पसंद नहीं करता है, ब्रिगेडियर समीर ने जवाब दिया। इसे सुनकर बाकी पर्यवेक्षकों के चेहरे भ्रम से भर गए। उसका भाई, उन्होंने एक साथ आवाज दी। हाँ, उसका भाई, ब्रिगेडियर समीर ने जवाब दिया। पर्यवेक्षकों के चेहरे अभी भी भ्रम दिखा रहे थे, लेकिन अगले ही सेकंड में ये सदमे में बदल गया। उम्मीदवार 00126 वरुण ओसवाल का बड़ा भाई है, ब्रिगेडियर समीर ने खुलासा किया। क्या? उनकी आंखें आश्चर्य से बाहर निकल आईं और वे हवा में होलोग्राफिक स्क्रीन को देखने के लिए मुड़ गए। अर्नब को बार बार देखने के बाद उन्होंने अंत में उसके और वरुण के बीच समानता देखी। ये कैसे? क्या उसका भाई इससे बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए था? पर्यवेक्षकों में से एक ने पूछा। जब उसे खोजा गया था तो उच्च अधिकारियों ने ओसवाल को ये पता लगाने के लिए जांच की कि क्या वरुण की तरह क्षमता वाला कोई है। उसे एफ के रैंक से नीचे का मिश्रित रक्त कहा गया था, इसलिए उन्होंने तुरंत रुचि खो दी और केवल वरुण पर ध्यान केंद्रित किया, ब्रिगेडियर समीर ने समझाया। तो कैसे? गैंडा सींग वाले पर्यवेक्षक ने अविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ पूछा। वहां रहस्य है। मुझे यकीन है कि उन्होंने भी इसे देखा होगा, ब्रिगेडियर समीर ने एक मुस्कान के साथ कहा। पूरी दुनिया के भीतर प्रतिभागी अभी भी निकास की तलाश में घूम रहे थे। तीसरा चरण शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। जैसा कि उम्मीद थी, किसी को भी निकास नहीं मिला था। स्वोश अंजलि एक जलते हुए पहाड़ के क्षेत्र में दौड़ती रही। आश्चर्यजनक रूप से उसे धधकती जमीन से बचने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसकी वर्तमान गति से वह जलने के बिना वास्तविक आग से दौड़ने में सक्षम थी। आग केवल उसके बाद की छवि के संपर्क में आ पाएगी और उसके भौतिक रूप के नहीं। बेशक चूंकि हर जगह आग लगी हुई थी, उसे जल्द या बाद में कहीं न कहीं आराम करने के लिए रुकना होगा। आराम करने का मतलब था कि उसे रुकने से पहले भ्रम वाली आग से धधकने वाली जगह की तलाश करनी होगी। हालांकि इस समय उसके पास अभी भी बहुत सारी ऊर्जा थी, इसलिए उसने इस परीक्षण चरण की शुरुआत से ही ब्रेक के लिए नहीं रुका था। चररेऊ चररेऊ चररेऊ। वर्तमान में वह आग से ढके छोटे फुरी जैसे प्राणियों द्वारा पीछा किया जा रहा था। जब वह धधकते पहाड़ से उतर रही थी तो उसके पीछे 1000 से अधिक फुरी जैसे प्राणी थे। ये प्राणी खरगोश और गिलहरी के संयोजन की तरह दिखते थे। ये प्राणी छोटे थे, लेकिन उनकी आंखें लाल चमक रही थीं, क्योंकि वे तीव्रता के साथ अंजलि का पीछा कर रहे थे। अंजलि धधकती दुनिया के माध्यम से दौड़ना शुरू करने के बाद 3 क्षेत्रों से गुजरने में कामयाब रही थी और वह अलग अलग स्थितियों से मिली थी। उनमें से एक वह थी जहां 2 चांदी के चमकते हुए द्वार अचानक दिखाई दिए जब वह पहाड़ पर दौड़ रही थी। प्रत्येक द्वार 700 फीट से अधिक ऊंचाई का था। उसे संदेह था कि एक पूरी दुनिया के निकास की ओर जाने वाला एक वास्तविक द्वार था। उसी समय उसे विश्वास था कि दूसरा भ्रम था। वह दोनों द्वारों का अध्ययन करने से पहले एक के माध्यम से यात्रा करने का निर्णय लेना चाहती थी। फिर भी हर सेकंड बीतने के साथ दोनों द्वार मंद और मंद होते जा रहे थे। उसे ठीक से अवलोकन करने से पहले अपना चुनाव करना पड़ा और गलत द्वार से गुजरना पड़ा। जैसे ही वह उसके माध्यम से गई, वह दूसरी तरफ बाहर आई। हालांकि वह अकेली नहीं थी। ये प्राणी उसके पीछे आने लगे, जैसे कि उनका उसके साथ एक व्यक्तिगत प्रतिशोध था। वह गति में उनसे आगे निकलने में सक्षम थी, लेकिन वे धीरे धीरे उसके आश्चर्य को पकड़ रहे थे। जितना अधिक वे भागे, उतना ही अधिक इन प्राणियों के शरीर पर आग बढ़ती रही। अंजलि ने अपने सिर को किनारे पर घुमाया ताकि वह पीछे से पीछा करने वाले प्राणियों की जांच कर सके और देखा कि जब भी वे जमीन के एक विशेष हिस्से पर से गुजरते हैं तो उनके शरीर पर आग थोड़ी और तेज हो जाती है। ऐसा हमेशा नहीं होता था और न ही यह एक पर्याप्त वृद्धि थी, लेकिन उसने समय समय पर जांच की थी, इसलिए इस बार उसे यकीन था कि यह फिर से हुआ।
क्या इसका कुछ लेना देना है कि वे जमीन के उन हिस्सों के संपर्क में आते हैं जहां एक वास्तविक आग है? अंजलि ने आंतरिक रूप से विचार किया। उसे विश्वास था कि उनकी सहनशक्ति और गति में वृद्धि के लिए यही एकमात्र संभावित व्याख्या थी। अंजलि जानती थी कि वे केवल समय बीतने के साथ ही तेज हो जाएंगे, जबकि वह कमजोर हो जाएगी क्योंकि उसके पास असीमित ऊर्जा नहीं थी। तो उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाना शुरू कर दिया। अर्नब हमेशा कहता है कि दुर्भाग्य का मेरे फायदे के लिए उपयोग करो। इस स्थिति में वह क्या करेगा? ब्र 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 यही कारण है कि मुझे और अधिक समूहों से बचना होगा, अर्नब ने आंतरिक रूप से कहा, क्योंकि वह लाल ततैया के झुंड द्वारा पीछा किए जाने के दौरान जंगल में दौड़ता रहा। स्वोश है, वह उस जगह पर दौड़ता रहा, रास्ते में आग से धधकते बहुत सारे लंबे पेड़ों से बचता रहा। वह एक पेड़ पर चढ़ना और खुद को पेड़ से पेड़ की ओर ले जाने के लिए उसकी एक शाखा का उपयोग करना पसंद करता, क्योंकि इससे वह तेज हो जाता। हालांकि यहाँ हर पेड़ आग की लपटों से धधक रहा था। दोनों भ्रम वाले और वास्तविक पेड़ों पर हरे और पीले रंग की लपटें थीं। इससे पहले जब अर्नब जंगल में प्रवेश करने वाला था तो उसे उसके चारों ओर जाना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जिस दिशा से आ रहा था उसके सामने वास्तविक लाल रंग के ततैया थे। जब अर्नब दाईं ओर घूम रहा था तो वह प्रतिभागियों के एक समूह से मिला जो वास्तविक ततैया की ओर बढ़ रहे थे। अर्नब उस पल उनसे गुजरने में कामयाब रहा जब उनमें से एक ने आगे झुंड पर हमला करने के लिए अपनी रक्तरेखा क्षमता का उपयोग किया। बेवकूफ, ये पहला शब्द था जो अर्नब ने चिल्लाया, क्योंकि ततैया का झुंड गुस्से में उसके और समूह की ओर उड़ता हुआ आया। अर्नब और बाकी लोग अपने अलग रास्ते चले गए, जिससे झुंड विभाजित हो गया। फिर भी इसके साथ भी 1000 से अधिक ततैया अर्नब का पीछा कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्नब उस व्यक्ति के करीब था जिसने झुंड पर हमला किया था, और वह उस समय भी दौड़ रहा था। झुंड ने उस स्थिति की ओर उसका पीछा किया जहां से उसने जंगल में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। अदम्य लाल रंग के ततैया। सामने भ्रम वाले ततैया का एक समुद्र था। यही कारण था कि पीछा करने वाले ततैया और भी अधिक आश्वस्त महसूस करते थे। हालांकि जब अर्नब ततैया के इस समुद्र में प्रवेश किया तो उनकी निराशा के लिए अर्नब के साथ कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी वे अंदर जाने के बाद भी उसका पीछा करते रहे। वे उसका पीछा करने में निर्दयी थे। उनकी संख्या शुरुआत से नहीं गिरी थी और वे किसी तरह अर्नब की गति के साथ रहने में सक्षम थे, क्योंकि वह वर्तमान में डैश का उपयोग नहीं कर रहा था। अर्नब उन पर हमला नहीं करना चाहता था क्योंकि उनकी संख्या 1000 से अधिक थी। उनके शरीर ने पीछे से उस पर एक छाया डाली। अगर वह बिना जले एक समय में इतने सारे पर हमला करना चाहता था तो उसे केवल क्रूर शक्ति से नहीं बल्कि कुछ अन्य रक्तरेखा क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। अर्नब ने कुछ महसूस करने पर पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ब्रा 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 ततैया अचानक एक दूसरे के साथ विलय होने लगे। वे ये भी कर सकते हैं। अर्नब उसके पीछे हो रहे अचानक विलय से हैरान था। प्रत्येक विलय के साथ ततैया समूह बड़ा हो जाएगा। लगता है कि मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी, अर्नब ने आंतरिक रूप से कहा और डैश को सक्रिय किया। डैश सक्रिय हो गया है। स्वोश है। अर्नब की गति तुरंत 30 अंक बढ़ गई क्योंकि वह उस जगह पर तेजी से चला गया जिससे उसके और ततैया के बीच का अंतर बहुत बढ़ गया। कुछ ही सेकंड में उसने झुंड को धूल में छोड़ दिया था। उसने उन्हें इतनी दूरी दी थी कि उन्हें अब उसके पीछे नहीं देखा जा सकता था। स्वोश है। अर्नब जंगल में टेढ़ा मेढ़ा चला गया, जिससे आगे घनी भरी धधकती पेड़ों की संख्या से बच गया। डैश निष्क्रिय कर दिया गया है। ट्रून ट्रून। डैश निष्क्रिय होने के तुरंत बाद अर्नब के पश्चिम में अचानक एक तेज रोशनी दिखाई दी। यह उसकी वर्तमान स्थिति से कई 100 मीटर दूर था। जैसे ही अर्नब उस दिशा में चलना शुरू करने के लिए मुड़ा, उसने अति गति के साथ उसकी ओर आते हुए कुछ महसूस किया। थूम। एक लाल छाया उसके सामने से निकल जाने पर वह तुरंत पीछे कूद गया। स्वी बैंग। एक विशाल दिखने वाला लाल ततैया अर्नब के सामने पेड़ों से टकरा गया, जिससे वे नीचे गिर गए। स्क्रेहा। ये जोर से चिल्लाया और उन पेड़ों से टकराने के बाद थोड़ा रुक गया। यह एक छोटे पिकअप ट्रक जितना बड़ा था और उसके पंख शाखाओं और पत्तियों से भरे एक पेड़ से भी चौड़े थे। अगले ही सेकंड में इसने अपने पंखों को फिर से जोर से मारना शुरू कर दिया, जिससे भारी मात्रा में हवा हिल गई। ज़्वू। यह अर्नब की ओर किनारे पर दौड़ा, जबकि उसे पूरी तरह से निगलने के लिए अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। क्या? अर्नब ने पहले ही डैश को सक्रिय कर दिया था, लेकिन ततैया का अचानक त्वरण आश्चर्यचकित कर गया और वह समय पर बाहर नहीं निकल सका। अर्नब ने अपने दाहिने हाथ को ऊपर और बाईं ओर नीचे घुमाते हुए अपनी भुजाओं को पार किया। बाम। प्राणी उससे टकरा गया और वे दोनों कई 100 फीट पीछे उड़ गए, रास्ते में कई पेड़ों से टकरा गए। बैंग 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 बैंग। टकराव के कारण विनाश का एक निशान छोड़ दिया गया था। बड़ा ततैया किसी चीज के साथ संघर्ष करता हुआ लग रहा था, क्योंकि वह लड़खड़ाता रहा और अपने पंखों को मारता रहा। करीब से देखने पर ततैया के ऊपरी और निचले मुंह को अर्नब ने पकड़ लिया था और वह उन्हें ऊपर और नीचे धकेल रहा था, जिससे एक अलगाव हो रहा था। अर्नब की तीव्र पकड़ के कारण प्राणी का मुंह खुला रह गया था।
जमीन पर उसके पैरों का एक निशान था जिसने साबित कर दिया कि वह ततैया के साथ अपने टकराव के बाद से पीछे की ओर खिसक रहा था। हालांकि अब उसके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हुए थे। दोनों पैरों के पीछे रेत का एक छोटा ढेर था। ततैया ने अपने पंखों को मारकर अर्नव की पकड़ से खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे। उसकी मांसपेशियां तीव्रता से बाहर निकलीं, जिससे उसकी आस्तीन फट गई। ग्ररा, अर्नव ने कराहते हुए विशाल प्राणी को जबरदस्ती उठाया और उसे अपने पीछे फेंक दिया। बैंग 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 बैंग, ततैया दर्द में चिल्लाया क्योंकि वह पेड़ों से टकराता रहा। अर्नव के फेंकने के कारण उसका शरीर तीव्रता से पीछे की ओर चला गया। अर्नव ने एक और सेकंड का इंतजार नहीं किया और पहले दिखाई देने वाली तेज रोशनी की दिशा में दौड़ने लगा। वह ये सोचने में मदद नहीं कर सका कि ये दखल देने वाले और बड़े ततैया से निपटने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। यह इतना कमजोर क्यों लगा? क्या हजारों के संयोजन को इससे मजबूत नहीं होना चाहिए था? अर्नव ने सोचा। जिस क्षण उसने 1000 फीट पार किया, वह समझ गया कि क्यों। वह पहले से ही दूरी पर 2 चांदी के चमकते हुए द्वार देख सकता था। अर्नव ने तुरंत पता लगा लिया कि उनमें से एक द्वार होना चाहिए। हालांकि उसने पीछे से 2 तेज वस्तुओं को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। ज़्वो ज़्वो, अगले ही सेकंड में वे उसके पास पहुंच गए और अर्नव ने देखा कि वे बिल्कुल उसी बड़े ततैया की तरह दिख रहे थे जिसका उसने कुछ क्षण पहले सामना किया था। बेशक एक से अधिक थे, अर्नव ने आंतरिक रूप से कहा, जबकि वह पहले वाले से बचने के लिए दाईं ओर कूद गया जो उस पर झपटा था। दूसरा भी पीछे से उसके पीछे आया। स्वोश है थूम, अर्नव ने हवा में एक फ्लिप किया और दूसरे वाले के पीछे उतरा जब वह आगे झपटा। उसने दोनों हाथों को दोनों पंखों को पकड़ने के लिए बढ़ाया और उन्हें तीव्रता से खींचा। सचहर रहे स्प्लरट स्क्रेह, ततैया दर्द में चिल्लाया क्योंकि दोनों पंख उसकी पीठ से उखड़ गए और काला खून एक फव्वारे की तरह बाहर निकल आया। अपने पंखों के नुकसान के कारण ततैया सामने कुछ पेड़ों की ओर उतर गया। अर्नव ने ततैया से छलांग लगा दी क्योंकि उसका सिर पेड़ों से टकरा गया। जब उसका शरीर अभी भी हवा में था तो दूसरा ततैया उसके उतरते शरीर की ओर झपटा। गुरुत्वाकर्षण विस्थापन सक्रिय हो गया है। अर्नव का शरीर अचानक गति के साथ नीचे उतर गया, जिससे विशाल ततैया उसे चूक गया। अर्नव अपने पैरों पर उतरा और ततैया कई 100 फीट आगे बढ़ने के बाद रुक गया। जैसे ही अर्नव फिर से उससे जुड़ना चाहता था, उसने देखा कि उसके पश्चिम में दिखाई देने वाले द्वार मंद हो रहे थे। वे थोड़ी देर से मंद हो रहे थे, लेकिन चूंकि वह ततैया से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने अब तक इसे महसूस नहीं किया। एक बार फिर पहले खत्म करना। स्वोश है, अर्नव और ततैया दोनों एक ही समय में एक दूसरे की ओर दौड़े। जैसे ही वे फिर से टकराने वाले थे, अर्नव अचानक बाईं ओर मुड़ गया। स्प्रिंट सक्रिय हो गया है। स्वोश है, जब वह किनारे पर मुड़ा तो ततैया उसके पीछे से गुजर गया और वह तीव्र गति के साथ आगे बढ़ा। ज़्वी 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 ज़्वी, वह पेड़ों से बचता रहा क्योंकि वह आगे के द्वारों की ओर बढ़ गया। ततैया ने यह देखकर कि वह अपने लक्ष्य से चूक गया था, मुड़ा और अर्नव का पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद अर्नव ने अपने स्प्रिंट का उपयोग करना शुरू कर दिया, इसलिए उसके और ततैया के बीच का अंतर काफी बढ़ गया। थूम, अर्नव जमीन से कूदा और एक धधकती हुई पेड़ की शाखा पर उतरा जो कई 100 फीट दूर थी। थवी, जैसे ही उसके पैर शाखा के संपर्क में आए, यह उसके पूरे शरीर को जोर से ऊपर की ओर झुकाने से पहले अपनी सीमा तक झुक गया। अर्नव की गति के कारण आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी क्योंकि उसका शरीर 1 सेकंड से भी कम समय के लिए ही संपर्क में आया। स्ववूश, अर्नव का शरीर हवा में बाईं ओर के द्वार की ओर चला गया। दोनों द्वार लगभग पूरी तरह से मंद हो गए थे, लेकिन वह अभी भी दोनों द्वारों के बीच का अंतर देख सकता था। जैसे ही उनकी रोशनी मंद हुई, दोनों पारदर्शी हो रहे थे, लेकिन दाहिना वाला बाईं ओर से अधिक पारदर्शी था। थवोश है, जब अर्नव का शरीर लगभग 70 फीट दूर था तो उसने जिस पहले ततैया से निपटा था, वह अचानक कहीं से भी प्रकट हो गया। ये वही ततैया था जिसे उसने दूसरी बार फेंक दिया था। वह यहाँ मेरा इंतजार कर रहा था, अर्नव ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि उसने नीचे से आ रहे ततैया को घूर कर देखा। ततैया भारी गति से गति बढ़ा सकते थे और यह यहाँ उसका इंतजार कर रहा था ताकि वह हमला कर सके, इसलिए संपर्क व्यावहारिक रूप से असंभव था। एक पल रुकने से मैं द्वार चूक जाऊंगा, अर्नव ने माना। गुरुत्वाकर्षण विस्थापन सक्रिय हो गया है। अर्नव का शरीर अचानक बहुत हल्का हो गया, जिससे वह हवा में यात्रा करते हुए नीचे उतरना बंद कर दिया। स्वी, उसने अपने शरीर को घुमाया, ततैया के मुंह से चूक गया और उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया। गुरुत्वाकर्षण विस्थापन निष्क्रिय कर दिया गया है। संयोजन सक्रिय हो गया है। स्प्रिंट जोर डैश -800 EP। अर्नव उसके सिर पर उतरा और खुद को आगे धकेलने से पहले थोड़ा झुक गया। थवुवमम, उसका शरीर धुंधला हो गया और तुरंत द्वार के सामने दिखाई दिया और उसमें गायब हो गया। अर्नव के पैरों से तीव्र धक्का के कारण बड़ा ततैया का शरीर हवा से गति के साथ नीचे उतर गया। बैंग, यह जमीन से टकरा गया जिससे एक छोटा गड्ढा बन गया क्योंकि उसके शरीर से खून निकल गया।
स्क्रेहा, ये दर्द में चिल्लाया क्योंकि दोनों द्वार गायब हो गए। अर्नब ने अपनी आंखें खोली और खुद को वापस पॉड में पाया। तर्शश, पॉड खिसक गया, जिससे थोड़ी मात्रा में गैस बाहर निकल गई। अर्नब पर्यवेक्षकों के चौंक गए चेहरों को देख सकता था, खासकर गेंदा सींग वाले को जिसे उसने पहले शत्रुता महसूस की थी। वापस स्वागत है, ब्रिगेडियर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरी दुनिया में वापस बहुत सारे प्रतिभागियों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्वार दिखाई दिए थे। फिर भी दोनों द्वारों के बिल्कुल समान दिखने के कारण उनमें से एक भी सही का चुनाव नहीं कर पाया था। ये द्वार बस बेतरतीब ढंग से दिखाई देते थे और जब भी वे गलत द्वार से जाते थे तो छोटे भयावह दिखने वाले प्राणी फर्स के साथ व्यक्ति का पीछा करने के लिए दिखाई देते थे जो उसके माध्यम से गए थे। ये प्राणी खरगोश और गिलहरी का मिश्रण दिखते थे। हालांकि वे लाल चमकती आंखों के साथ बहुत अधिक भयावह दिखते थे। वे अपने शिकार का तब तक पीछा करना बंद नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें पकड़कर पूरे शरीर को खा नहीं लेते, जब तक कि कुछ भी नहीं बचता। इसके बाद प्रतिभागी वहां से हजारों फीट पीछे फिर से प्रकट होता जहां वे गिर गए थे और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कम से कम 200 प्रतिभागी इससे गिर चुके थे और उनमें से एक भी इन प्राणियों से आगे निकलने में कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि जितना अधिक वे पीछा करते थे उतना ही तेज वे बनते थे। इस समय केवल एक व्यक्ति ही इतने लंबे समय तक प्राणियों से आगे निकलने में कामयाब रहा था और वह अंजलि थी। अंजलि पहले से ही उस पहाड़ से नीचे भाग चुकी थी जिस पर वह पीछा किया जा रहा था। वह अब 2 बड़े पहाड़ों के बीच एक रास्ते पर दौड़ रही थी। रास्ता भी हरे और पीले रंग की आग से धधक रहा था। उसके पीछे बड़ी संख्या में फुरी जैसे प्राणी उसका पीछा कर रहे थे। थवोश है, अंजलि वर्तमान में एक ऐसी गति से चल रही थी जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था, फिर भी प्राणी उसकी गति के साथ रहने में सक्षम थे। लगता है कि अब मेरे लिए इसका उपयोग करने का समय आ गया है, अंजलि ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि उसकी आंखों का रंग अचानक चांदी में बदल गया। उसके माथे से अचानक एक तीसरा सींग निकला। बच्चे, तुमने ये कैसे किया? गेंदा सींग वाले पर्यवेक्षक ने भ्रम की नजर से पूछा। अर्नब ने अपने कंधे उचकाए और पॉड से बाहर निकला। तुम बाकी लोगों की तुलना में बाद में वहां गए लेकिन फिर भी जल्दी बाहर आए, उसने एक संदिग्ध नजर से जोड़ा। इसमें क्या गलत है? अर्नब ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ पूछा। तुम हो, वह जारी रखने वाला था जब लैब कोट और हेलमेट पहने लोगों ने उसे बाधित किया। अब सर नोलन, हमें उसके दिमाग के भीतर किसी भी असामान्यता के लिए परीक्षण चलाने होंगे, इसलिए कृपया उसे परेशान करने से बचें। गेंदा सींग वाले पर्यवेक्षक ने ये सुनने के बाद पीछे हट गए। फिर भी उसने अर्नब को एक संदिग्ध नजर से घूरा। अन्य पर्यवेक्षक भी उतने ही चकित थे। उन्होंने देखा कि लैब कोट में लोगों ने अर्नब के सिर के किनारे पर 2 गोलाकार वस्तुएं रखीं। उनके सामने एक आरेख दिखाई दिया और उन्होंने कुछ मिनटों के लिए इसकी जांच की और फिर उसके सिर से बटन हटा दिया। वह पूरी तरह से ठीक है। मस्तिष्क के तनाव का एक भी संकेत नहीं है, उनमें से एक ने आवाज दी और दूसरों के साथ कमरे से बाहर निकल गए। क्या विशेष वर्ग के उम्मीदवार भी इस पॉड का उपयोग बिना किसी अस्थायी मस्तिष्क तनाव या अन्य के पीड़ित हुए नहीं कर सकते हैं? कृमि जैसे बालों वाले पुरुष पर्यवेक्षक ने आश्चर्य की नजर से कहा। पर्यवेक्षक पिछले 30 मिनटों में अर्नब के करतबों से कितनी बार चकित हुए थे, ये गिन नहीं सकते थे। अंजलि की विशेष क्षमता। पर्यवेक्षक पिछले 30 मिनटों में अर्नब के करतबों से कितनी बार चकित हुए थे, ये गिन नहीं सकते थे। जब उन्होंने ततैया के साथ उसकी लड़ाई देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि उसकी तुलना उसके भाई से भी नहीं की जा सकती। लगता है कि बड़ा भाई छोटे भाई से बेहतर है, लेकिन कैसे? नीले चेहरे के बालों वाली महिला पर्यवेक्षक ने एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ कहा। लगता है कि उन्होंने पहले ही इसका पता लगा लिया है, अर्नब ने आंतरिक रूप से कहा जब उसने पर्यवेक्षकों को एक शांत नजर से देखा। मेरा कोई भाई नहीं है, उसने जवाब दिया। तुम क्या कहना चाहते हो कि? पुरुष पर्यवेक्षक जो पहले कांच के माध्यम से कूद गया था, वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका इससे पहले कि ब्रिगेडियर समीर ने हस्तक्षेप किया। अब युवा लड़के को परेशान न करें, उसने परीक्षा पास कर ली है, इसलिए उसे 602 मंजिल पर प्रतीक्षा कक्ष में वापस भेज दिया जाएगा, उन्होंने जोड़ा। अन्य पर्यवेक्षकों ने जवाब में सिर हिलाया। तुम वहां विशेष परीक्षा पास करने वाले दूसरों से मिलोगे, इसलिए कृपया अच्छे बनो, ब्रिगेडियर समीर ने अर्नब से कहा। मैं कोशिश करूंगा, अर्नब ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए जवाब दिया। ब्रिगेडियर समीर मुस्कुराए और अपनी उंगली तोड़ी। जिंग, एक तेज रोशनी ने अर्नब को ढांक लिया और वह अगले ही मिनट में गायब हो गया। क्या आप सभी इस शाखा परीक्षण स्थान के पर्यवेक्षकों के रूप में अपने कार्यों को भूल गए हैं? ब्रिगेडियर समीर ने अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। पर्यवेक्षकों ने ब्रिगेडियर समीर के उन्हें फटकार लगाने के बाद एक पश्चातापपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाए। ब्रिगेडियर समीर ने ये कहने के बाद होलोग्राफिक विभाजित स्क्रीन को देखने के लिए मुड़ गए। उसकी आंखें स्क्रीन से स्क्रीन पर गईं, उन विभिन्न प्रतिभागियों की जांच की जो अभी भी तीसरे चरण से गुजर रहे थे। उसने कुछ देखकर अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लीं। वह लड़की। अन्य पर्यवेक्षकों ने उसकी दृष्टि की रेखा का पालन किया और वही देखा।
अर्नव एक बड़े हॉल में फिर से प्रकट हुआ जहां सफेद कपड़े पहने युवा वयस्कों को बैठे हुए देखा जा सकता था। उसके आने से पहले वे सभी सामने विशाल होलोग्राफिक प्रक्षेपण को घूर रहे थे। जब अर्नव आया तो हर कोई उसे घूरने के लिए बगल में मुड़ गया। चैटर चैटर चैटर, क्या ये वह है? ओह, वह इस दुनिया से बाहर दिखता है। वह पागलपन से अच्छा दिखने वाला लेकिन व्यक्तिगत रूप से डराने वाला भी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने 1 घंटे से भी कम समय में तीसरा चरण पास कर लिया। खुद के बारे में चर्चाओं के बीच अर्नव शालीनता से आगे बढ़ा, जिससे हर किसी का ध्यान और भी अधिक आकर्षित हुआ। कुछ लड़कियां अर्नव के बेहद आकर्षक और आत्मविश्वास भरे लुक को घूरते हुए शर्मा रही थीं। अधिकांश लड़के ईचेलन अकादमी से स्नातक करने वालों को विशेष रूप से ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। वे इस तथ्य के चारों ओर अपना सिर नहीं लपेट सकते थे कि वह ऐसे करतब करने में सक्षम था जो वे नहीं कर सकते थे, खासकर यह याद रखने के बाद कि वही ईचेलन अकादमी का कचरा हुआ करता था। उन सभी के दिमाग में इस समय सवाल ये था, इस तरह के बदलाव का कारण क्या था? अर्नव अपने पूर्व सहपाठियों को एक विशेष स्थान पर एक साथ बैठे हुए देख सकता था। हारे हुए हमेशा एक साथ रहेंगे, उसने उदासीनता की नजर से बुदबुदाया। याहिको अपनी बैठने की स्थिति से उसे घूर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि वह उस पर 1 या 2 नजर डालेगा। हालांकि उसकी निराशा के लिए अर्नव ने उनकी दिशा में देखने की भी परवाह नहीं की। वह सामने की ओर चला गया और वहां एक सीट ले ली। उस पंक्ति के प्रतिभागी केवल उसे घूर रहे थे। कुछ बातचीत शुरू करना चाहते थे लेकिन नहीं जानते थे कि कैसे। ओह, लगता है कि वह इसका उपयोग कर रही है, अर्नव ने पूरी दुनिया के भीतर प्रतिभागियों को प्रदर्शित करने वाले होलोग्राफिक प्रक्षेपण को देखते हुए बुदबुदाया। प्रक्षेपण के ऊपरी बाईं ओर अंजलि के आकृति को घेरने वाली एक सफेदी लहर देखी जा सकती थी क्योंकि वह उस जगह पर दौड़ रही थी। कमरे के भीतर के अन्य लोगों ने भी प्रक्षेपण के इस हिस्से को देखा और सोचा कि वह कौन थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उसके चारों ओर सफेदी लहर के कारण उसके रूप को ठीक से नहीं देख सकते थे। अंजलि पहले ही पूरी दुनिया में पहाड़ के क्षेत्रों को पार कर चुकी थी और अब वह एक सादे मैदान में दौड़ रही थी। उसका शरीर हवा के माध्यम से कटा, जिससे उसकी तीव्र गति के कारण भारी मात्रा में हवा उत्पन्न हुई। उसके चारों ओर सफेदी लहर बढ़ती रही क्योंकि वह दौड़ती रही। उसकी वर्तमान गति इतनी तेज थी कि उसके पीछे पीछा करने वाले प्राणी इस रूप को सक्रिय करने के कुछ सेकंड बाद उसकी गति का पालन नहीं कर सके। उसने उन्हें धूल में छोड़ दिया था। 1 और मिनट के लिए आगे दौड़ने के बाद अंजलि ने एक आश्चर्यजनक कार्य किया। वह मुड़ी और जिस दिशा से वह आई थी उसी दिशा में वापस दौड़ना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई ने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया जो देख रहा था। उन्होंने सोचा कि वह उन प्राणियों से भागने के बाद उनकी दिशा में वापस क्यों जा रही होगी। उसके चारों ओर सफेदी लहर अब 100 फीट से अधिक के दायरे को ढक चुकी थी क्योंकि वह आगे हजारों फुरी जैसे प्राणियों के करीब आ गई। ब्रिगेडियर समीर और अन्य पर्यवेक्षकों को पहले ही पता था कि वह क्या करेगी। फिर भी कोई नहीं जानता था कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या था। यहां तक कि अर्नव को भी नहीं पता था कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या था, भले ही वह जानता था कि वह इस समय क्या योजना बना रही थी। अंजलि प्राणियों के करीब आ गई, जिसमें उसके चारों ओर सफेदी लहर अधिक से अधिक फैल रही थी। प्राणियों ने पहले ही उसके दृष्टिकोण को देखा था और पागलपन से उसकी ओर झपटे। जैसे ही अंजलि उनके सामने पहुंची, वे हवा में उसकी ओर उछल गए। अंजलि तब तक दौड़ती रही जब तक कि वह हजारों प्राणियों के बीच नहीं आ गई। उन्होंने दांत दिखाए और अपनी पंजों को घुमाया क्योंकि वे हवा से उस पर उतर गए। छोड़ दो, अंजलि ने आवाज दी। हवा में प्राणियों ने अचानक संकट का एक एहसास महसूस किया क्योंकि उनके फर्ज डर से खड़े हो गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शरोहम, उसके चारों ओर जमा हुई सफेदी लहर अचानक उसके शरीर से फूट पड़ी, जो चारों ओर फैल गई। यह आसपास के प्राणियों से जोरदार तरीके से टकरा गई, जिससे वे टूटी हड्डियों और विकृत लुक के साथ दूरी में उड़ गए। सफेदी लहर फैलती रही, जिससे आसपास की बहुत सी चीजें विघटित हो गईं जब तक कि इसने 1000 फीट से अधिक का दायरा नहीं ढंक लिया। जब तक यह उसके शरीर से बाहर निकलना समाप्त कर दिया, तब तक आसपास में केवल मृतपूरी प्राणियों के शरीर को देखा जा सकता था। आसपास के विभिन्न हिस्सों में लाशों के ढेर एक दूसरे पर ढेर हो गए थे। द्वारों का प्रकट होना, जब तक यह उसके शरीर से बाहर निकलना समाप्त कर दिया, तब तक आसपास में केवल मृतपूरी प्राणियों के शरीर को देखा जा सकता था। आसपास के विभिन्न हिस्सों में लाशों के ढेर एक दूसरे पर ढेर हो गए थे। हॉल के भीतर जो कुछ हुआ था उसे देखने के बाद हर किसी का मुंह खुला था। वातावरण विनाश से भरा था। अंजलि को अपनी बाईं बगल के नीचे कुछ पकड़े हुए देखा जा सकता था। वे यह नहीं समझ सके कि जिसे उन्होंने साधारण मानकर इतना कम ध्यान दिया, वह सबसे शक्तिशाली प्रतिभागियों में से एक कैसे हो सकती थी। यहां तक कि पर्यवेक्षक भी उतने ही हैरान थे। ब्रिगेडियर समीर ने पिछले परीक्षण से अंजलि पर ध्यान दिया था और गणना की थी कि वह सबसे तेज प्रतिभागी होनी चाहिए। हालांकि गति कुछ ऐसी थी जो हर मिश्रित रक्त में तब तक रहेगी जब तक कि वे ताकत में वृद्धि करते रहेंगे। तो वह उम्मीद कर रहा था कि उसके पास कुछ और होगा।
अब जब उसने ये देखा तो उसे कोई संदेह नहीं था कि अंजलि में क्षमता थी। लगता है कि वह उस सफेदी शक्ति को जमा करने में सक्षम है जब उसकी गति से उत्पन्न गतिज ऊर्जा एक विशेष स्तर तक पहुंचती है। ब्रिगेडियर समीर ने आनंद की नजर से बुदबुदाया। साथ ही चीजों के रूप से वह इसे केवल दौड़ते समय ही निकाल सकती है। वह इस क्षमता को भी नियंत्रित करती दिखती है। हालांकि गतिज ऊर्जा एक विशेष मात्रा तक जमा हो सकती है, फिर भी यह एक बहुत अच्छी क्षमता है, काली बहते बालों वाली दूसरी महिला पर्यवेक्षक ने विस्तार से कहा। वह एक विलक्षण प्रतिभा है, कृमि जैसे बालों वाले दूसरे पुरुष पर्यवेक्षक ने जोड़ा। लेकिन उनमें से एक को पकड़ने का उसका कारण क्या है? माथे पर गेंडे का सींग वाला पर्यवेक्षक ने एक जिज्ञासु नजर से पूछा। पर्यवेक्षकों ने स्क्रीन को घूरा जहां अंजलि को एक फुरी प्राणी को पकड़े हुए देखा जा सकता था। यह विशेष वाला आसपास के बाकी हिस्सों के विपरीत अभी भी जीवित था। मुझे लगता है कि हम देखेंगे, ब्रिगेडियर समीर ने बुदबुदाया। फुरी दुनिया के भीतर अंजलि ने उन प्राणियों में से एक को पकड़ रखा था जो पहले उसका पीछा कर रहे थे। ये वाला घायल था और जो आग शुरू में उसके शरीर पर थी वह बुझ गई थी। अंजलि ने इस विशेष को तब पकड़ा था जब वह उनके बीच थी, इससे पहले कि उसने अपने चारों ओर ऊर्जा की सफेदी लहर को छोड़ा। वह उसे कसकर पकड़े हुए थी, जिससे वह एक डरे हुए रूप के साथ उसे घूर रहा था। लाल चमकती आंखें जो पहले डराने वाली लगती थीं, अब कहीं नहीं थीं। अंजलि मुड़ी और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसका तीसरा सींग आकार में कम हो गया और कुछ सेकंड बाद उसके माथे में वापस चला गया। उसके उत्तर पूर्व की ओर एक पठारी परिदृश्य था। स्वोश है। वह डरे हुए प्राणी को पकड़े हुए उस दिशा में तेजी से चली गई। इस बार वह अपनी सामान्य गति का उपयोग कर रही थी। वह अपने स्थान से आयताकार आकार के एक विशेष रूप से ऊंचे मैदान की ओर बढ़ रही थी। बेशक यह ऊंचा मैदान भी हरे और पीले रंग की आग से धधक रहा था, जिसमें उस तक जाने वाला रास्ता भी शामिल था। अंजलि उस विशेष ऊंचे मैदान तक पहुंचने से पहले लगभग 10 मील तक दौड़ी। वहां जाने का उसका कारण यह था कि उसने उस विशेष ऊंचे मैदान के चारों ओर मक्खियों के झुंड को देखा। करीब से देखने पर वे उसी तरह के ततैया थे जिनसे अर्नब ने परीक्षण खत्म करने से पहले निपटा था। अंजलि भी इन ततैयों के संपर्क में आ गई थी जब वह पहले उस पहाड़ के क्षेत्र पर चढ़ रही थी। तो उसे एक एहसास हुआ कि ये ततैया हमेशा उन क्षेत्रों में होते हैं जहां एक द्वार दिखाई देगा। उसने उस पहाड़ के क्षेत्र में वापस जाने की योजना नहीं बनाई जहां एक और द्वार की प्रतीक्षा करनी थी, क्योंकि वह पहले ही उसे बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। उसने वहां वापस न जाने का सही निर्णय लिया, क्योंकि एक व्यक्ति के भ्रम वाले द्वार से गुजरने के बाद उस विशेष क्षेत्र में फिर कभी एक द्वार दिखाई नहीं देगा। वे क्षेत्र जहां लाल रंग के ततैया पहरा दे रहे थे, वे थे जहां भ्रम वाले और वास्तविक द्वार अक्सर दिखाई देते थे। अंजलि ने वहां यात्रा करने का फैसला करके एक बार फिर सही निर्णय लिया। अंजलि ऊंची पठार के नीचे से तिरछी सतह पर दौड़ी जो शीर्ष तक जाती थी। ये केवल 200 मीटर की ऊंचाई पर था। स्वोश है। वह कुछ ही सेकंड में शीर्ष के करीब आ गई और पहले से ही शीर्ष क्षेत्र में स्थित ततैयों को देख सकती थी। ज़्वो! उसकी गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई और वह ततैयों के समुद्र से दौड़ती हुई ऊंची पठार के शीर्ष पर पहुंच गई। ततैया जानते थे कि एक छाया बस उनसे गुजर गई थी। फिर भी चारों ओर देखने के बाद उन्हें आसपास में कोई नहीं मिला, क्योंकि अंजलि की गति उनके अनुसरण करने के लिए बहुत दैवीय थी। उनसे गुजरने के बाद उसने उन्हें 3000 फीट से अधिक का अंतर दिया था। इस ऊंचे स्थान पर आसपास में पेड़ों और विभिन्न प्रकार के पौधों को देखा जा सकता था। सब कुछ अभी भी आग से धधक रहा था, इसलिए अंजलि एक पल के लिए भी नहीं रुकी। इस ऊंचे स्थान का शीर्ष एक छोटे द्वीप जितना बड़ा था और तापमान वास्तव में उच्च था। कुछ सेकंड तक दौड़ने के बाद अंजलि दूरी में कुछ प्रतिभागियों को देख सकती थी। ये प्रतिभागी 4 का एक समूह थे जो अपनी स्थिति से नहीं हिले। उन्होंने एक छोटे से पेड़ को घेर लिया और जगह में खड़े हो गए। वे कुछ का इंतजार कर रहे थे। अंजलि ने अभी के लिए उनके पास न जाने का फैसला किया। इसके बजाय वह चारों ओर घूमती रही, किसी भी असामान्यता की जांच करती रही। वह लगभग 10 मिनट तक ऊंचे स्थान के शीर्ष पर एक जगह से दूसरी जगह गई। जब उसने कुछ भी नहीं देखा तो उसने सोचना शुरू कर दिया कि द्वार प्रकट नहीं होने वाले थे। फिर भी वह शीर्ष के चारों ओर घूमती रही। एक और 20 मिनट बीतने के बाद अंजलि पहले ही क्षेत्र छोड़ने के बारे में सोच रही थी जब उसके वर्तमान स्थान के सुदूर पूर्व की ओर एक तेज चांदी की रोशनी दिखाई दी। स्वोश है। अंजलि जल्दी से उस दिशा में दौड़ गई। कुछ ही सेकंड में वह वापस उसी जगह पर आ गई जहां उसने पहले उन प्रतिभागियों के समूह को पाया था। जय, क्या तुमने ये पता लगा लिया है कि कौन सा भ्रम है? प्रतिभागियों में से एक ने एक लड़के से पूछा जो पूरी नीली पोशाक पहने हुए था। चतुर निर्णय। नहीं, हमें भी उनमें से एक से गुजरना होगा। इसके बाद मैं अंतर का पता लगाने के लिए पर्याप्त अध्ययन कर चुका हूँगा, पूरी नीली पोशाक पहने लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि वे आगे बढ़े। क्या तुम्हारे पास अभी भी हम सभी को कूदने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है? उनमें से एक ने फिर से पूछा और लड़के ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उनके आगे 2 चमकते हुए चांदी के द्वार थे।
ऐसा लगता है कि ये प्रतिभागी उन स्थानों का पता लगा सकते थे जहां द्वार दिखाई दिए। उनकी बातचीत से अंजलि ने पहले ही यह निष्कर्ष निकाला था कि उन्होंने बिना सोचे समझे द्वारों में से एक में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। स्वोश है, वह जल्दी से आगे बढ़ी और समूह के सामने पहुंच गई। समूह ने अपनी हलचल रोक दी और संदिग्ध नजर से उसे घूर कर देखा। उसने अंत में उस फुरी प्राणी को रखा जो इस समय तक उसकी बाहों में था, 2 द्वारों के सामने कई फीट जमीन पर। अरे, तुम कौन हो? हमारे रास्ते से हट जाओ, गुलाबी पोशाक पहने एक लड़की ने चिल्लाया। अंजलि मुड़ी और उन्हें घूर कर देखा। अगर तुम अभी परीक्षा खत्म करना चाहते हो तो तुम मेरे पीछे आ सकते हो, अंजलि ने कहा और फिर से आगे देखने लगी। अरे, हम तुम्हारा पीछा क्यों करेंगे? पीछे की लड़की ने फिर से चिल्लाया, लेकिन अंजलि ने उसे अनदेखा कर दिया और उसने जिस फुरी प्राणी को जमीन पर रखा था उस पर ध्यान केंद्रित किया। प्राणी का शरीर एक बार फिर आग की लपटों में फट गया क्योंकि वह दाहिनी ओर के द्वार की ओर आगे बढ़ने लगा। पीछे के प्रतिभागी अंजलि पर हमला करने वाले थे ताकि वह रास्ते से हट जाए। जैसे ही अंजलि ने निर्धारित किया कि फुरी प्राणी दाहिनी ओर के द्वार की ओर बढ़ रहा था, वह बाईं ओर के द्वार की ओर दौड़ी। वे उसकी अचानक कार्रवाई से हैरान थे और जब तक वह बाईं ओर के द्वार के सामने नहीं पहुंची तब तक प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। उसे रोको, वह सब कुछ बर्बाद करने वाली है। उनके चिल्लाने के बावजूद कोई भी उसे रोकने के लिए काफी तेज नहीं था। पूरी नीली पोशाक पहने लड़का गायब हो गया और द्वार के सामने फिर से प्रकट हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि उसके ठीक बीच से चली गई थी। उसने जिस फुरी प्राणी को जमीन पर रखा था वह अभी भी दाहिनी ओर के द्वार की ओर आगे बढ़ रहा था। दोनों द्वार पहले से ही मंद होने लगे थे। चलो, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, पूरी नीली पोशाक पहने लड़के ने चिल्लाया। समूह के बाकी लोग उससे मिलने के लिए आगे दौड़े, लेकिन तभी उन्होंने कुछ देखा। दोस्तों, वे प्राणी बाहर नहीं आए हैं। साथ ही वह लड़की द्वार से गुजरने के बाद दूसरी तरफ प्रकट नहीं हुई। वह इस द्वार से गुजरने के तुरंत बाद गायब हो गई। वे सभी फुरी प्राणी को घूरने के लिए मुड़े जो अभी भी दाहिनी ओर के द्वार की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने उसे उन प्राणियों में से एक के रूप में पहचाना जो लगातार भ्रम वाले द्वारों से बाहर निकलते थे। इसका मतलब है कि यह विशेष द्वार वास्तविक है, उन्होंने अगले ही पल यह महसूस किया। बिना किसी और देरी के समूह जल्दी से द्वार से चला गया। उस हॉल के भीतर जहां बहुत सारे पॉड स्थित थे, बड़े कमरे के विभिन्न हिस्सों में कुछ पॉड खुल गए। तर्शशश, तर्शशश, तर्शशश। उसी समय जब अंजलि ने खत्म किया, कुछ अन्य प्रतिभागियों ने भी उसके साथ खत्म किया। उसने जिस समूह को पीछे छोड़ दिया था वह भी उसके जागने के कुछ सेकंड बाद जाग गया। वे अपने पॉड से बाहर निकले और हॉल के पूर्व की ओर ऊपर की कांच की दीवार को घूर कर देखा। तीसरा चरण पास करने पर बधाई, आपको अब प्रतीक्षा कक्ष में ले जाया जाएगा, ब्रिगेडियर समीर की आवाज कमरे में गूंज उठी। इससे पहले कि सभी प्रतिभागी एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गए। वह वास्तव में एक चतुर कदम था, उम्मीदवार O121, ब्रिगेडियर समीर ने कहा क्योंकि उसने कुछ सेकंड के लिए कांच की दीवार के माध्यम से हॉल को घूरकर देखा इससे पहले कि वह एक बार फिर होलोग्राफिक प्रक्षेपण का सामना करने के लिए मुड़ा। चलो देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मंजिल 602 पर हॉल के भीतर लगभग 7 प्रतिभागी प्रकट हुए। अंजलि भी साथ में से थी, साथ ही ग्लैड, हरी चमड़ी वाली लड़की भी थी। जब वे पहले हॉल में थे तो उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। फिर भी जैसे ही वे हॉल के भीतर प्रकट हुए उन्होंने एक दूसरे को देखा। मैं देखती हूं कि तुम भी उन लोगों में से हो जिन्होंने फिर से पहले खत्म किया, ग्लैड ने एक मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है, अंजलि ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया क्योंकि वे बैठने के क्षेत्र की ओर चले गए। वह समूह जो अंजलि के बाद गया जब वह द्वार में गई उसके पास आया। हमें पहले के लिए खेद है, उन्होंने उस पर लगभग हमला करने के लिए माफी मांगी और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद भी दिया। अंजलि बेशक उनके प्रति कोई द्वेष नहीं रखती थी और जब उन्होंने माफी मांगी तो उसने मुस्कुराते हुए उन्हें खारिज कर दिया। अर्नव का क्या? उसने अभी तक खत्म नहीं किया, ग्लैड ने पूछा क्योंकि वे बैठने के क्षेत्र के पास पहुंचे। वह वहां है, अंजलि ने सामने की ओर इशारा किया जहां अर्नव बैठने के क्षेत्र में था, अपने पैरों को पार करते हुए उसका चेहरा किनारे की ओर मुड़ा हुआ था। वह हमारे साथ नहीं आया, इसका मतलब है कि वह फिर से पहले था, ग्लैड ने एक चकित अभिव्यक्ति के साथ आवाज दी। स्वाभाविक रूप से, ही अंजलि ने जवाब देने के बाद मीठी हंसी ली क्योंकि वे अर्नव के बैठने की स्थिति की ओर चले गए। जो प्रतिभागी अभी अभी आए थे वे सफेद कपड़ों में लोगों को देखकर डरा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने उनमें से कुछ को पहचाना और तुरंत महसूस किया कि यह शहर के विभिन्न स्कूलों से वह बैच होना चाहिए जिसने विशेष परीक्षा पास की। उनमें से कुछ में तो उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठने की हिम्मत भी नहीं थी और उन्होंने एक खाली पंक्ति ढूंढना शुरू कर दिया। हालांकि अर्नव, अंजलि और ग्लैड ने उस बारे में भी परवाह नहीं की। वे वर्तमान में सामने एक साथ बैठे थे जहां ये छात्र खुद को पैक कर लेते थे। वे किसी भी तरह से परेशान या डरा हुआ नहीं दिखते थे। वास्तव में उनके बगल में बैठे लोग ही थे जो डरे हुए दिखते थे।
तुमने अच्छा किया अंजलि, अर्नब ने एक मुस्कान के साथ उसकी प्रशंसा की। अरे नहीं, ये कुछ भी नहीं था। तुम्हारी तुलना में मैं अभी भी कमी है, अंजलि ने एक शर्मीली अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। खुद को कम मत समझो, अर्नब ने एक बार फिर कहा जबकि वह उसे घूरने के लिए मुड़ा। अंजलि के कान लाल हो गए क्योंकि उसने उसकी नजर देखी। क्या वे एक जोड़े की तरह हैं या क्या? ग्लैड उनके चारों ओर तीसरा पहिया महसूस करना शुरू कर रही थी। तुमने उस प्राणी को वास्तविक और नकली द्वार के बीच अंतर करने के साधन के रूप में उपयोग करने के बारे में कैसे सोचा? अर्नब ने विस्मय की नजर से पूछा। प्रतिरूपण रहस्योद्घाटन। तुमने उस प्राणी को वास्तविक और नकली द्वार के बीच अंतर करने के साधन के रूप में उपयोग करने के बारे में कैसे सोचा? अर्नब ने विस्मय की नजर से पूछा। अंजलि ने अर्नब के चेहरे को घूरा और उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने आंखों से संपर्क से बचने के लिए अपना चेहरा सामने की ओर कर लिया। मैंने केवल यही सोचा कि तुम उस स्थिति में क्या करोगे और मुझे यह विचार आया, उसने एक शर्मीली नजर के साथ बुदबुदाया क्योंकि उसका चेहरा पहले से भी अधिक लाल हो गया था। ग्लैडिस ने ये सुना और बगल से अंजलि पर चुपके से नजर डाली। वह बुरी तरह से फंसी हुई है, ग्लैडिस ने आंतरिक रूप से कहा इससे पहले कि वह बगल से अर्नब को घूर कर देखे। प्रतिक्रिया के साथ, मैं देख रही हूं, वह ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं लेता है। बेचारी लड़की, ग्लैडिस ने दया की नजर से आंतरिक रूप से कहा। वह उसकी दया के कारण पहले से ही अंजलि से प्यार करती थी, इसलिए उसने उसके साथ सहानुभूति रखी। ये कुछ ऐसा लग रहा था जो मैं करने के बारे में सोच सकता था, लेकिन तुम अपने आप इस तरह के विचार के साथ आने के लिए सभी प्रशंसा के लायक हो। शाबाश अंजलि, अर्नब ने उसकी एक बार फिर प्रशंसा की। वाह, इस बेवकूफ को कोई अंदाजा नहीं है ना? वह इसे नोटिस न करने के लिए कितना बेवकूफ है। ग्लैडिस ने अर्नब को उसकी बेखबरी के लिए गुप्त रूप से कोस दिया। भले ही वह जानता हो, मुझे नहीं लगता कि वह इस पर काम करेगा। वह बहुत ध्यान केंद्रित लगता है। MBO में शामिल होने का उसका कारण शायद अन्य सभी चीजों को उसके लिए एक व्याकुलता पैदा करने से रोक रहा है। मुझे लगता है कि उसने भी ये देखा। शायद यही कारण है कि उसने उसे कभी नहीं बताया। ग्लैडिस ने उन दोनों को चर्चा करते हुए देखते हुए विश्लेषण किया। अंजलि ने फुरी प्राणी का उपयोग इसलिए किया क्योंकि उसने देखा कि वे अपनी तरह को महसूस कर सकते हैं। फुरी दुनिया आभासी थी, लेकिन इसमें कुछ वास्तविक पहलू थे, जिसमें भ्रम वाला द्वार भी शामिल था जो फुरी प्राणियों के स्थान पर जाता था। अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करने के बाद उसने जिस फुरी प्राणी को बंधक बना लिया था, उसे रखने का उसका कारण ये पता लगाने के लिए था कि कौन सा द्वार वास्तविक था। प्राणी उससे बहुत डरा हुआ था, इसलिए जिस क्षण उसने उसे द्वारों के सामने रखा, वह तुरंत उस द्वार की ओर भागने लगा जो उसके रिश्तेदारों की ओर जाता था। अंजलि ने तुरंत पता लगा लिया कि दूसरा द्वार असली था। अर्नब इन प्राणियों के संपर्क में नहीं आया था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा मामला था। उसने अंजलि की फिर से प्रशंसा की। उसे वास्तव में उस पर गर्व था क्योंकि उसकी नई क्षमता तब अनलॉक हो गई थी जब वे हफ्तों पहले प्रशिक्षण ले रहे थे। उसने न केवल अपनी क्षमता का ठीक से उपयोग किया, बल्कि उसने बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए अपने दिमाग का भी उपयोग किया। ग्लैडिस ने हॉल के चारों ओर देखा और वह अपने आसपास के लोगों को अर्नब और अंजलि पर कभी कभी चुपके से नजर डालते हुए देख सकती थी। वह अर्नब को इस तरह घूरते हुए समझ सकती थी क्योंकि वह हॉल में सबसे मजबूत प्रतिभागी था। उसे ये भी कोई संदेह नहीं था कि उसकी ताकत विशेष परीक्षा पास करने वाले छात्रों के साथ भी प्रतिद्वंद्विता करती थी। फिर भी वह ये नहीं समझ सकी कि वे उस तरह से अंजलि को भी क्यों घूर रहे थे। उसे उन करतबों का कोई अंदाजा नहीं था जो अंजलि ने परीक्षा पास करने से पहले किए थे। इस समय परीक्षा शुरू हुए 2 घंटे हो चुके थे। वर्तमान परीक्षा के अंत से केवल 4 घंटे बाकी थे। तो जो प्रतिभागी पास हो गए थे उन्हें इंतजार करना पड़ा। विशेष परीक्षा पास करने वाले छात्र किसी भी समय प्रतीक्षा कक्ष को छोड़कर मंजिल के चारों ओर घूम सकते थे, लेकिन जो प्रतिभागी अभी अभी आए थे उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। जैसे ही उन्होंने इंतजार किया, हॉल में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। हर 30 मिनट में लगभग 10 से 15 प्रतिभागी एक थकी हुई नजर के साथ हॉल के भीतर प्रकट होते थे। एक व्यक्ति जितना अधिक समय तक पूरी दुनिया से जुड़े पॉड में रहता है, उतना ही अधिक वे मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं। यही कारण था कि प्रतिभागी थके हुए दिखते थे। जैसे ही उन्होंने इंतजार किया, अर्नब का दिमाग कई हफ्ते पहले वापस चला गया। अर्नब ने तरुण को देखने के बाद, जो एक काले रंग का नया लड़का था जिसे रसोई के उपकरण की देखभाल करने वाला था जो फट गया था, उसने लैब में उसके बारे में शोध करने का फैसला किया। उसी दिन जब उसने तरुण को श्री वोहरा के साथ देखा तो उसने एक कार्यालय के भीतर उनकी बातचीत को सुन लिया। मुझे कहना होगा, तुमने रसोई की घटना को संभालने में वास्तव में शानदार काम किया, श्री ओमकार। श्री वोहरा के पहले बयान ने अर्नब के संदेह की पुष्टि की। हाँ, यह मेरे लिए केक का एक टुकड़ा था। उस बूढ़े आदमी को मुझे काम पर रखने के लिए मूर्ख बनाने के लिए केवल कनेक्शन और सही परिदृश्य की आवश्यकता थी। अर्नब तरुण को जवाब देते हुए सुन सकता था। हालांकि इस समय वह पहले ही समझ गया था कि तरुण उसका असली नाम नहीं था, इसके बजाय यह ओमकार था।
तुम्हारी प्रतिरूपण रक्तरेखा वास्तव में काम आए। ये वास्तव में इस हद तक सही था कि कोई भी यह नहीं बता सका कि यह एक कृत्रिम लाश थी, श्री वोहरा ने जोड़ा। हाँ, धन्यवाद श्री वोहरा, लेकिन उस मिशन के लिए मेरे प्रतिरूपण को पूर्ण करने में मुझे काफी खर्च आया क्योंकि मुझे लैब से सामग्री का उपयोग करना पड़ा, ओमकार ने एक बार फिर कहा। बेशक मेरे पास तुम्हारा भुगतान यहाँ है। वह बूढ़ा आदमी एक कचरा मिश्रित रक्त का पक्ष लेने की कोशिश करने के लिए वास्तव में बीमार था। तुमने उसे सबसे अपमानजनक तरीके से रास्ते से हटाने का एक अच्छा काम किया। हाँ, एक रसोइया जिसे अपने बाकी जीवन के लिए रसोई में कदम रखने का अवसर कभी नहीं दिया जाएगा। श्री वोहरा की हंसी सुनकर अर्नव को दरवाजा खोलने और उसे सबसे भयानक तरीके से मारने की तीव्र इच्छा महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अभी समय नहीं है, जब समय सही होगा मैं उन सभी को भुगतान करवाऊंगा। अर्नव ने खुद के भीतर शपथ ली और उनकी बैठक खत्म होने तक सुनना जारी रखा। श्री वोहरा के जाने के बाद अर्नव थोड़ी देर के लिए प्रयोगशाला में रहा और ओमकार के बारे में पूछा। उसने पुष्टि की कि ओमकार के पास वास्तव में एक रक्तरेखा थी जिसने उसे खुद को दो में विभाजित करने और अपने शरीर के आधे हिस्से से एक प्रतिरूप बनाने दिया। ठीक यही तरीका था कि वे रसोई में मिली लाश से मूर्ख बनाए गए थे। ओमकार ने रसोई के उपकरण को तोड़ दिया और उन्हें मूर्ख बनाने के लिए अपने प्रतिरूप का उपयोग किया ताकि उसे मामले से जोड़ने वाली कोई चीज न हो। ... 5 पर्यवेक्षक। ओमकार ने रसोई के उपकरण को तोड़ दिया और उन्हें मूर्ख बनाने के लिए अपने प्रतिरूप का उपयोग किया ताकि उसे मामले से जोड़ने वाली कोई चीज न हो। अर्नव ने 2 दिनों के लिए ओमकार की जांच की जबकि वह प्रशिक्षण ले रहा था और सीमा का दौरा कर रहा था। जैसे जैसे उसने दौरा किया उसे सीमा के भीतर और अधिक अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। हालांकि वह रसोई की घटना से निपटने पर अधिक ध्यान केंद्रित था, इसलिए उसने अभी के लिए उन अजीब चीजों को केवल नोट किया लेकिन उन पर कार्य नहीं किया। ओमकार पर अपनी जांच के दौरान उसने ये भी पता लगाया कि वह सिर्फ एक श्रेणीबद्ध मिश्रित रक्त था। अर्नव की ताकत पागलपन की तरह बढ़ रही थी, इसलिए उसे विश्वास था कि वह कम से कम पहले कदम की श्रेणीबद्ध रैंक को संभाल सकता है। अब ओमकार के साथ बात करने का समय है, अर्नव ने स्कूल में एक और दिन के बाद आंतरिक रूप से कहा और प्रयोगशाला की ओर बढ़ा। अर्नव ने पहले ही एक योजना बना ली थी, इसलिए उसके लिए ओमकार से मिलने का समय था। MBO टावर मंजिल 602 हॉल के भीतर लगभग 200 प्रतिभागी हॉल के विभिन्न हिस्सों में बैठे हुए देखे जा सकते थे। इस समय सफेद पोशाक में केवल कुछ युवा ही देखे जा सकते थे। उनमें से अधिकांश ने प्रतीक्षा कक्ष छोड़ दिया था जब ये तीसरे चरण को पूरा करने के बाद आने वाले प्रतिभागियों से भीड़ होने लगी थी। तीसरे चरण के अंत तक आने का लगभग समय था, केवल कुछ ही मिनट बाकी थे, इसलिए पूरी दुनिया में अभी भी प्रतिभागियों को एक द्वार की तलाश करने की कोशिश करते हुए घबराकर घूमते हुए देखा जा सकता था। उनमें से अधिकांश गलत में प्रवेश करने के बाद वास्तविक और भ्रम वाले द्वारों के बीच अंतर बता सकते थे। हालांकि मुख्य समस्या जो उनके पास इस समय थी वह एक ऐसा क्षेत्र खोजना था जिसमें अभी भी द्वार दिखाई देते थे। ये पहले से ही अच्छी तरह से ज्ञात था कि एक बार जब एक प्रतिभागी एक भ्रम वाले द्वार से गुजरता है तो उस क्षेत्र में द्वार अब और दिखाई नहीं देंगे। उन्हें एक बिना प्रवेश वाले द्वार के साथ एक और क्षेत्र ढूंढना होगा और यह इस समय उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में पहले से ही ऐसे प्रतिभागी थे जो दिखाई देने वाले द्वारों में से एक से गुजर चुके थे। अर्नव अब आगे की स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह वर्तमान में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत में लगा हुआ था जो अंजलि और ग्लैडिस के कुछ मिनट बाद प्रकट हुआ। एक सफेद बालों वाली लड़की जिसकी खूबसूरत और पतली दिखती थी उसके बाईं ओर बैठी थी जबकि अंजलि और ग्लैडिस उसके दाईं ओर बैठे थे। मिताली, याद रखो मैंने क्या कहा, ये सब परीक्षा के दौरान तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मैं तुम्हारी मदद करने या कुछ भी करने की परवाह नहीं करूंगा। मुझे दिखाओ कि तुम एक सहयोगी होने के योग्य हो, अर्नव ने एक गंभीर नजर के साथ कहा जबकि वह उसे घूर रहा था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिताली थी जो अर्नव की संगति चाहती थी। मुझे लगा कि मैंने पहले ही ऐसा कर लिया है, मिताली ने एक हताश नजर के साथ जवाब दिया। पर्याप्त नहीं, मुझे और अधिक देखने की आवश्यकता है। अगर तुम्हारे पास केवल इतना ही है तो तुम्हारी योजनाएं व्यर्थ हैं, अर्नव ने जवाब दिया। मिताली ने एक दुखी अभिव्यक्ति के साथ अर्नव को घूरा और जवाब देने वाली थी जब हॉल के बीच में तेज रोशनी की चमक दिखाई दी। जिंग 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 जिंग। रोशनी गायब होने के बाद कमरे के बीच में 5 पर्यवेक्षक देखे जा सकते थे। ब्रिगेडियर समीर उनके बीच में थे। वे प्रकट होने के तुरंत बाद आगे बढ़े। तीसरा चरण समाप्त हो गया है, उसने आवाज दी। उसके ऐसा कहने के बाद सामने का प्रक्षेपण गायब हो गया। इस समय यहाँ इकट्ठे हुए सभी प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक तीसरा चरण पूरा कर लिया है और चौथे में प्रवेश करने के हकदार हैं। खुशी खुशी खुशी, ये सुनकर प्रतिभागी खुश होने लगे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती थी क्योंकि अगला चरण पूरे शहर में प्रसारित किया जाएगा। ये वह जगह थी जहां उन्हें अंतिम 5वें चरण से पहले दिखाना था जो एक और स्थान पर हो रहा होगा।
इससे पहले कि मैं समझाऊं कि अगला चरण कैसे आगे बढ़ेगा, हम इस परीक्षण स्थल के 5 पर्यवेक्षक खुद का परिचय देंगे, ब्रिगेडियर समीर ने आवाज दी। 5 पर्यवेक्षक उन विभिन्न बैचों के लिए जाने जाते थे जिनकी उन्होंने पर्यवेक्षण की थी, लेकिन दूसरों के लिए वे अज्ञात थे। अब जब वे सभी प्रतिभागियों के बाकी हिस्सों का एक साथ पर्यवेक्षण करेंगे, तो ब्रिगेडियर समीर को लगा कि एक परिचय आवश्यक है। मैं ब्रिगेडियर समीर हूं, इस परीक्षण स्थल का मुख्य पर्यवेक्षक, ब्रिगेडियर समीर ने एक आधिकारिक नजर के साथ आवाज दी। लेफ्टिनेंट विहाना हूं, सर समीर का एक अधीनस्थ। उसके पूरे चेहरे पर नीले चेहरे के बालों वाली महिला पर्यवेक्षक आगे बढ़ी और बोली। ऐसा लगा कि वह एक खतरनाक आभा देती है। बाद में कृमि जैसे बालों वाले पुरुष पर्यवेक्षक आगे बढ़े और बोले, लेफ्टिनेंट चैतन्य हूं, सर समीर का एक अधीनस्थ। उसने एक थोड़ा आसान सा जाने वाला आभा दिया। अगली पर्यवेक्षक काले बहते बालों वाली महिला थी। लेफ्टिनेंट एरा हूं, सर समीर की भी एक अधीनस्थ, उसने एक ठंडी नजर के साथ कहा। खुद का परिचय देने वाला अंतिम पर्यवेक्षक उसके माथे पर गैंडे के सींग वाला था। लेफ्टिनेंट गौरव हूं, सर समीर का एक अधीनस्थ, उसने एक गहरी और खतरनाक आवाज के साथ आवाज दी। उसका नाम उसके विशाल आकृति जितना ही डराने वाला था। शुरू में हर कोई सोचता था कि क्या पहला और दूसरा पर्यवेक्षक संबंधित थे। हालांकि जैसा कि बाकी ने भी खुद का परिचय दिया, उन्हें लगा कि कहीं कुछ गलत था। ब्रिगेडियर समीर ने उनके भ्रम को दूर करने का फैसला किया। लेफ्टिनेंट M.B.O. में एक रैंक है जैसा कि ब्रिगेडियर है। यदि तुम कट बनाने में सक्षम हो तो तुम उसके बारे में और अधिक जानोगे, ब्रिगेडियर समीर ने समझाया। उसके ये बताने के बाद चीजें अधिक समझ में आईं। अर्नव के बैच के प्रतिभागियों को अब समझ में आ गया कि ब्रिगेडियर भी एक नाम नहीं था बल्कि वास्तव में एक रैंक था। ब्रिगेडियर समीर ने उन्हें कुछ और चीजें बताईं, जिसमें M.B.O. टावर भी शामिल था। यही वह समय था जब उन्हें पता चला कि यहाँ का M.B.O. टावर पूरी दुनिया में 6 में से एक था। वहाँ अन्य M.B.O. आधार थे, लेकिन इस तरह के केवल 6 ही बनाए गए थे। उनका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्षीय यात्रा था। M.B.O. टावर में कुल 1953 मंजिलें थीं। अंतिम 50 मंजिलें, जो सबसे बड़ी भी थीं, विशेष रूप से अंतरिक्षीय उद्देश्यों के लिए बनाई गई थीं। वहां विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यान थे, और यह भी ऐसा हुआ कि अंतिम 50 मंजिलें बाहरी अंतरिक्ष तक भी पहुंच गईं। ब्रिगेडियर समीर के उन्हें इन चीजों में से कुछ का खुलासा करने के बाद उसने अंत में अगले चरण के बारे में बोलने का फैसला किया। मैं अब अगले चरण पर स्पष्टीकरण दूंगा, ध्यान से सुनो।